Hello friends, this is Supriya. I hope you all are good. Welcome to my channel. Today in this video we will read chapter 7 Nirdeshan and its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. निर्देशन निर्देशन क्या होता है? निर्देशन से अभिप्राय संगठन में कर्मचारियों या मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें अभिप्रेरित करने की प्रक्रिया से है ताकि संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। निर्देशन क्या होता है? निर्देशन एक ऐसा क्या है? निर्देशन का अभिप्राय यह है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी हैं, जो मानव संसाधन है, उनको निर्देश देना होता है। तो ये एक निर्देश देने का काम करता है, उनको मार्गदर्शन कराना तथा उनको अभिप्रेरित करना। इन सभी चीज़ों को करने का क्या है? ये एक प्रोसेस है ताकि संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके, ताकि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य होते हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके, अचीव किया जा सके। अब आपकी आती है निर्देशन की कुछ विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका निर्देशन संगठन के अंदर कार्य को करने के लिए आधार प्रदान करता है तथा कार्य को प्रारंभ करता है। निर्देशन क्या करता है? निर्देशन संगठन के अंदर कार्य को करने के लिए एक आधार प्रदान करता है तथा कार्य को प्रारंभ करता है। नेक्स्ट, निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। निर्देशन क्या है? निर्देशन जो है प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है और इसकी आवश्यकता प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होती है। इसकी जो आवश्यकता है वो प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर पड़ती है। नेक्स्ट है निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन क्या है? निर्देशन एक कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि प्रबंधक को हमेशा कर्मचारियों का मार्गदर्शन कराना होता है। क्योंकि क्या है? प्रबंधक को हमेशा कर्मचारियों का मार्गदर्शन कराना होता है। नेक्स्ट, निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्योंकि निर्देश ऊपर से नीचे की ओर दिए जाते हैं। ये उच्च स्तरीय प्रबंध से शुरू होकर निम्न स्तरीय प्रबंध पर समाप्त होता है। निर्देशन क्या है? एक ऐसा प्रवाह है जो ऊपर से शुरू होता है और नीचे खत्म होता है। अब आपके आते हैं निर्देशन के महत्व, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है निर्देशन कार्य को गतिशीलता प्रदान करता है। निर्देशन क्या करता है? ये कार्य को गतिशीलता प्रदान करता है, अर्थात कार्य को प्रारंभ करता है, क्योंकि संगठन में कार्य को तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक बड़े अधिकारियों से निर्देश प्राप्त ना हो जाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य को कब तक स्टार्ट नहीं किया जा सकता? जब तक आपके जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे आपको आदेश प्राप्त ना हो जाए। नेक्स्ट है कर्मचारियों के प्रयासों में सामंजस्य लाना। ये क्या करता है? कर्मचारियों के जो प्रयास होते हैं उसमें सामंजस्य लाने का काम करता है। कैसे? एक संगठन में अनेक लोग काम कर रहे होते हैं, तो सभी के काम एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। निर्देशन सभी कार्यों के बीच मार्गदर्शन, अभिप्रेरणा आदि की सहायता से क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट आपका आता है यह अभिप्रेरणा का माध्यम है। निर्देशन जो है वो क्या है? यह एक अभिप्रेरणा का माध्यम है। कैसे है? संगठन के उद्देश्यों को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकते हैं। संगठन के जो उद्देश्य होते हैं उनको कौन पूरा कर सकता है? अभिप्रेरित कर्मचारी। इन कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का कार्य कौन करता है? आपके निर्देशन प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है। इनको अभिप्रेरित करने का कार्य कौन करता है? आपके निर्देशन का जो प्रोसेस है वो करता है। नेक्स्ट है आपका यह परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। जो चेंजेस होते हैं उनको लागू कैसे करना, उनको संभव बनाता है। वो कैसे बनाता है? प्राय कर्मचारी जिस स्ट्रक्चर में पहले से काम कर रहे होते हैं, निम्न जो कर्मचारी होते हैं वो पहले से जिस स्ट्रक्चर में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें वह कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। वो जो कर्मचारी पहले से किसी स्ट्रक्चर में काम कर रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि उसमें कोई बदलाव ना हो। तो इससे क्या होता है? निर्देशन द्वारा कर्मचारियों को इस प्रकार मनाया जाता है कि वह परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। निर्देशन क्या करता है? निर्देशन आपकी हेल्प करता है कि कर्मचारियों को इस प्रकार से मनाएं जिससे कि वो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं उनको आसानी से स्वीकार कर सके। नेक्स्ट आपका आता है संगठन में संतुलन स्थापित कराता है। निर्देशन क्या करता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन में संतुलन को स्थापित कराता है। कभी कभी व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा संगठनात्मक उद्देश्यों के बीच में क्या हो जाता है? संघर्ष पैदा हो जाते हैं और निर्देशन समय समय पर कर्मचारियों का मार्गदर्शन कर उन्हें अभिप्रेरित करता है और अभिप्रेरित करने से क्या होता है? जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं उन संघर्षों को दूर कराता है तथा ये संगठन में संतुलन स्थापित कराता है। क्या होता है कि कर्मचारी जो होते हैं
जिनको वो मार्गदर्शन करता है, निर्देशन क्या करता है, उनका मार्गदर्शन कराता है, और मार्गदर्शन कराने के साथ साथ उन्हें अभिप्रेरित भी करता है। तो उससे क्या होता है, उनके बीच में जो संघर्ष पैदा हो रहा है उसको आसानी से दूर किया जा सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से ही संतुलन को स्थापित कराया जा सकता है। अब आपके नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं निर्देशन के तत्व, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण से अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन कार्यों की जांच करना, उन्हें कार्य संबंधी निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देने से है। पर्यवेक्षण क्या होता है, पर्यवेक्षण से अभिप्राय ये होता है कि अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन कार्यों की जांच करना, उसके साथ साथ उनके कार्य संबंधी उनको निर्देश देना और उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना, इन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा से अभिप्राय निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की प्रक्रिया से है। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लोगों को प्रेरित किया जाता है, किस लिए, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा। नेक्स्ट आपका आता है नेतृत्व। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि वह स्वयं ही अपनी इच्छा से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेतृत्व क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा लोगों को इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है कि वो क्या करते हैं, स्वयं ही अपनी इच्छा से ही जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। नेक्स्ट आपका आता है संप्रेषण। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेशों तथा विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है ताकि क्या होगा, वो एक दूसरे को आसानी से समझ सके, उसे हम कहते हैं संप्रेषण। अब आपका आता है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का अभिप्राय मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, सेम। पर्यवेक्षण से अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन कार्यों की जांच करना, उन्हें कार्य संबंधी निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें परीक्षण देना, उसे हम कहते हैं पर्यवेक्षण। अब आपका आता है पर्यवेक्षण का महत्व और पर्यवेक्षक की कुछ भूमिकाएं, दोनों ही सेम है। फर्स्ट है आपका कर्मचारियों तथा प्रबंधक के बीच में क्या होता है, एक मध्य कड़ी होती है। नेक्स्ट निर्देशों को जारी किया जाना, इसमें क्या है, निर्देशों को आसानी से जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट अनुशासन बनाए रखता है। फोर्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन कराना, ये कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है। फिफ्थ प्रतिपुष्टि, इसमें फीडबैक जो है वो भी आसानी से लिया जा सकता है। सिक्स अभिप्रेरणा में वृद्धि, ये मोटिवेशनल में वृद्धि करता है। एंड सेवंथ संसाधनों का कुशलतम उपयोग। ये थे आपके इसके कुछ महत्व। अब आते हैं परीक्षक के कार्य, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है परीक्षक कर्मचारियों तथा प्रबंध के मध्य कड़ी का कार्य करता है। पर्यवेक्षक क्या करता है, पर्यवेक्षक कर्मचारियों तथा प्रबंध के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। नेक्स्ट पर्यवेक्षक उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट पर्यवेक्षक कार्यों पर नियंत्रण रख अनुशासन बनाए रखने में भी सहायता करता है। पर्यवेक्षक समय समय पर कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है। पर्यवेक्षक कर्मचारियों के लगातार संपर्क में रहता है। पर्यवेक्षक क्या है, कर्मचारियों के लगातार संपर्क में रहता है तथा समय समय पर उनके विचार, शिकायत संबंधित उनसे फीडबैक भी लेता रहता है। पर्यवेक्षक कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हें अभिप्रेरित भी करता है। पर्यवेक्षक अनावश्यक गतिविधियों को समाप्त कर संसाधनों का क्या करता है, कुशलतम उपयोग करने में सहायता करता है। अब नेक्स्ट आपका आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा से अभिप्राय निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की प्रक्रिया से है। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था। अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव है। अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक अनुभव है। नेक्स्ट लक्ष्य निर्धारित व्यवहार है। थर्ड सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार की पाई जाती हैं। फोर्थ ये एक जटिल प्रक्रिया है। एंड फिफ्थ ये एक सतत प्रक्रिया है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब आपकी आती है अभिप्रेरणा का महत्व, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है अभिप्रेरणा कर्मचारियों के निष्पादन स्तर में सुधार के साथ साथ संगठन के सफल निष्पादन में भी सहायक होता है। अभिप्रेरणा क्या है, कर्मचारियों के निष्पादन स्तर में सुधार के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी सफल निष्पादन में सहायक होता है। नेक्स्ट अभिप्रेरणा कर्मचारियों के नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने में भी क्या होता है, सहायक होता है। थर्ड अभिप्रेरणा कर्मचारियों के संस्था को छोड़कर जाने की दर को क्या करता है, कम करता है। फोर्थ अभिप्रेरणा संगठन में कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर को भी कम करता है। एंड फिफ्थ
अभिप्रेरणा प्रबंधकों को नए परिवर्तनों को लागू करने में भी सहायता देती है। अब आपके आते हैं मास्लो की विचारधारा, क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? इस क्रम में वे आवश्यकताएं शामिल की गई हैं जिसको मनुष्य के जीवित रहने के लिए सबसे पहले पूरा किया जाता है। इसमें भोजन, मकान, वस्त्र, हवा, पानी की अन्य आवश्यकताएं आती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक आवश्यकताएं। इसमें कौन सी आवश्यकता शामिल की गई है? इसमें ऐसी आवश्यकताएं शामिल की गई हैं जो कि मनुष्य के जीवित रहने के लिए सबसे पहले आती हैं और उनको पूरा किया जाता है। जैसे भोजन, भोजन के बिना कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। खाना, मकान और वस्त्र, हवा, पानी, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हमारी हो गई शारीरिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट आपकी आती है सेकंड, सुरक्षा की आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होने के बाद मनुष्य अपनी सुरक्षा चाहता है। जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती तो हम क्या चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं। तो वह अपने आप को भौतिक तथा आर्थिक दोनों ही तरह से सुरक्षित रखना चाहता है। तो वो क्या करता है, अपने आप को भौतिक तथा आर्थिक दोनों तरीके से सुरक्षित रखना चाहता है, जिसमें क्या होता है आपका नौकरी सुरक्षा, पेंशन और भी ऐसी बहुत सी सुरक्षाएं होती हैं जो कि हम अपनी सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट आपकी आती है थर्ड, सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? भौतिक तथा आर्थिक दोनों तरह से सुरक्षित होने के बाद हम भौतिक अपनी शारीरिक आवश्यकता से सुरक्षित हो गए, हमें सुरक्षा भी मिल गई, तो हम क्या हो गए, भौतिक तथा आर्थिक दोनों तरह से सुरक्षित होने के बाद क्या करते हैं, मनीषी का ध्यान सामाजिक आवश्यकताओं पर जाता है। सॉरी, यहाँ मनीषी नहीं होगा, मनुष्य का ध्यान सामाजिक आवश्यकताओं पर जाता है। इसमें लगाव, स्नेह, समाज से जुड़े होने का एहसास, मित्रता आदि आते हैं। सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती है? सामाजिक आवश्यकताएं वो होती है जब हम शारीरिक और सुरक्षा दोनों तरीके की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं, भौतिक और आर्थिक दोनों तरीके की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा ध्यान जो है वो सामाजिक आवश्यकताओं पर जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारा प्रेम आ गया, समाज से जुड़े होने का एहसास हो गया, हमारे फ्रेंड्स आ गए, ये सारी चीज़ें जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होती हैं उन्हें हम कहते हैं सामाजिक आवश्यकताएँ। नेक्स्ट आपका आता है सम्मान की आवश्यकताएं, मतलब रिस्पेक्ट की आवश्यकताएं। जब कोई भी मनुष्य लोगों से, अपने वरिष्ठों से सम्मान की आशा रखता है। इस क्रम में आत्मसम्मान, पद, पहचान व ध्यान शामिल होता है। सम्मान की आवश्यकता क्या है कि जो कोई भी मनुष्य होता है, हम खुद भी हैं, जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, अपने रिस्पेक्ट की भी आवश्यकता करेंगे कि हमें रिस्पेक्ट भी मिले। तो उसमें हमारा आता है आत्मसम्मान, हमारा प्रमोशन, हमारी पहचान, खुद की हमारी जो पहचान है वो, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी सम्मान की आवश्यकताएं होती हैं, जो कि इन सब इसमें आती हैं। फोर्थ आपकी आता है स्वयं संतुष्टि। फिफ्थ एंड लास्ट है स्वयं संतुष्टि। स्वयं संतुष्टि का अर्थ अपने आप को ऊंचाई तक ले जाने की चाह से है। जैसे एक लेखक लिखने का विशेष बनना चाहता है। कहने का क्या मतलब है, स्वयं की संतुष्टि, कि जब हमने इन चारों आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, उसके बाद में हमें खुद के लिए क्या करना है, खुद की एक संतुष्टि होती है। जैसे कि हम सारी नीड्स पूरी कर देते हैं, फैमिली नीड्स हो गई, अपनी नीड्स हो गई, सुरक्षा हो गई, हमने फ्यूचर भी डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमारी एक खुद की नीड है जो हम पूरा करना चाहते हैं खुद की संतुष्टि के लिए। जैसे कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, हमारी खुद की संतुष्टि के लिए, जिसे हम कहते हैं स्वयं संतुष्टि। ये आपकी क्या थी, ये आपकी मास्लो की कुछ विचारधाराएं थी। अब नेक्स्ट आपका आता है मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक प्रोत्साहन, जिसमें फर्स्ट आपका आता है मौद्रिक प्रोत्साहन। फर्स्ट पॉइंट है वेतन तथा भत्ता, वेतन, महंगाई आदि। वेतन तथा भत्ता में क्या आता है आपकी, वेतन आ गई, महंगाई आ गया और भत्ता आ गया, ये सब चीज़ें वेतन तथा भत्ता में आता है। नेक्स्ट है लाभ में भागीदारी, इसमें क्या आता है, संस्था के लाभों में कर्मचारियों का हिस्सा। थर्ड आपका आता है बोनस। बोनस का क्या है, वेतन के अतिरिक्त, वेतन तो हमें मिलता ही मिलता है, उसके अतिरिक्त और मिलना, तो उसे हम कहते हैं बोनस। फोर्थ उत्पादकता संबंधित परिप्रमित, जिसमें क्या होता है, कार्य के अनुसार पारिश्रमिक, इसमें क्या होता है, हमारे कार्य के अनुसार हमें पारिश्रमिक मिलना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ अनुलाभ। अनुलाभ क्या होता है, कार, भत्ता, घर, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी अनुलाभ। सिक्स्थ सहभागीदारी का स्टॉक, सहभागीदारी या फिर स्टॉक, जो क्या होता है, बाजार से कम कीमत पर अंश, बाजार से कम कीमत पर आपको अंश प्राप्त होना। सेवंथ आपका आता है सेवा निवृत्ति लाभ।
सेवानिवृत्ति लाभ क्या होता है, पेंशन आदि। ये कुछ आपके मौद्रिक प्रोत्साहन थे। अब नेक्स्ट आपका आता है गैर मौद्रिक प्रोत्साहन। गैर मौद्रिक प्रोत्साहन में क्या क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है गैर मौद्रिक प्रोत्साहन। इसके अंदर क्या क्या आता है, देखिए फर्स्ट आपका आता है पद प्रतिष्ठा, जिसमें क्या है उच्च पद देना ताकि सामाजिक व मान सम्मान आवश्यकता पूरी हो सके। पद प्रतिष्ठा क्या होता है, उच्च पद देना, मतलब हाईएस्ट पद देना जिससे क्या है सामाजिक व मान सम्मान दोनों की आवश्यकता पूरी हो सके। नेक्स्ट संगठनिक वातावरण, जिसमें क्या है अच्छा कार्य का वातावरण, आपको जो कार्य का वातावरण है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। थर्ड जीवन वृत्ति विकास के सुअवसर, जिसमें आपका क्या आता है कौशल तथा वृद्धि, आपका कौशल होना और डेवलपमेंट होना। फोर्थ पद संवर्धन, जिसमें क्या है कार्य को और अधिक रुचिकर बनाना, जहां हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को और अधिक रुचिकर बनाना। फिफ्थ कर्मचारियों को मान, जो भी कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको क्या देना, सम्मान देना, संबंधित कार्यक्रम, मतलब उनको सम्मान भी देना और उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब चीज़ करना। सिक्स्थ पद सुरक्षा, मतलब जहाँ पर आप स्थित हैं, जिस पद पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको सुरक्षा देना, तो उसे हम कहते हैं स्थायी नौकरी। एंड सेवंथ एंड लास्ट कर्मचारियों की भागीदारी, इसमें क्या है निर्णय लेने में भी भागीदारी देना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को भी निर्णय लेने में भागीदारी देना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि वह स्वयं ही अपनी इच्छा से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था ये। नेक्स्ट आता है इसकी विशेषताएं, नेतृत्व की कुछ विशेषताएं। फर्स्ट नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। नेतृत्व क्या है, किसी व्यक्ति की जो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता होती है उसको दर्शाता है। सेकंड दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ये क्या करता है, दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। नेतृत्व नेता तथा अनुयायियों के मध्य उनके पारंपरिक संबंधों को भी दर्शाता है। ये क्या करता है, नेता तथा अनुयायियों के मध्य दोनों के बीच में जो पारंपरिक संबंध होते हैं उनको दर्शाता है। फोर्थ नेतृत्व संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी किए जाते हैं। फिफ्थ नेतृत्व क्या है, एक निरंतर कंटिन्यूसली चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अब हम पढ़ते हैं नेतृत्व की शैलियाँ, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है निरंकुशवादी। निरंकुशवादी नेतृत्व, इस शैली में प्रबंधक सारे अधिकार अपने पास रखता है। इस शैली में क्या होता है, प्रबंधक सारे अधिकार अपने पास रखता है। सारे अधिकार आदेश वह देखता है, सारे के सारे जो आदेश होता है वो कौन देखता है, प्रबंधक देखता है। तथा इस बात पर जोर दिया जाता है कि उसके आदेशों को बिना किसी सुझाव तथा विरोध के पालन किया जाए। इसमें यह देखा जाता है प्रबंधक जो आदेश दे रहा है उसको बिना किसी सुझाव तथा बिना किसी रुकावट के विरोध के पालन, बिना किसी यहाँ पे क्या है कि एक प्रबंधक जो होता है वो सारे अधिकार अपने पास रखता है और सारे आदेश भी वही देखता है। तो उसमें क्या देखता है वो प्रबंधक देखता है कि बिना किसी जोर के उसके जो भी आदेश हैं उनको बिना किसी विरोध के पालन किया जाए, बिना किसी सुझाव के, बिना किसी विरोध के उनको आसानी से पालन किया जाए। वह बिना विचार विमर्श कर नीतियाँ तैयार करता है। उसके साथ में वो क्या करता है, प्रबंधक जो है वो बिना विचार विमर्श कर नीतियों को भी तैयार करता है। सेकंड आपका आता है जनतांत्रिक या सहभागी नेतृत्व, जिसमें क्या होता है जनतांत्रिक शैली नेतृत्व की वह शैली है। जनतांत्रिक शैली जो है वो क्या है, नेतृत्व की वह शैली है जिसमें प्रबंधक अंतिम निर्णय अधीनस्थों से विचार विमर्श करने के बाद ही लेता है। जिसमें क्या होता है, एक जो प्रबंधक होता है वो अधीनस्थों से विचार विमर्श करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेता है। यह नेतृत्व शैली विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। यह शैली कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रति अभिप्रेरित भी करती है। क्या करता है, कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रति अभिप्रेरित भी करती है। थर्ड पॉइंट आता है अहस्तक्षेप नेतृत्व, जिसमें क्या है, इस शैली में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, प्रबंधक जो है अपने अधीनस्थों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ में इसमें प्रबंधक अपने अधिकारियों का कम प्रयोग करता है। इसमें क्या करता है, प्रबंधक अपने अधिकारियों का कम प्रयोग करता है तथा कार्यों में कम रुचि लेता है। वो कार्यों में भी कम रुचि लेता है। उसके साथ साथ अधीनस्थ अपनी इच्छा तथा क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है, जो अधीनस्थ होते हैं वो अपनी इच्छा तथा क्षमता के अनुसार ही कार्य करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं संदेशवाहन अवधारणा, संदेशवाहन की अवधारणा।
संदेश वाहन क्या होता है? संदेश वाहन का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? कम्युनिकेशन है, जो कि कॉमन से बना है, जिसका अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में समान रूप के विचारों का संवहन से है। कम्युनिकेशन क्या, संदेश वाहन का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? कम्युनिकेशन, और जो किससे बना है? कॉमन से बना हुआ है, जिसका अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में समान रूप से विचारों का संवहन करने से है। अर्थात जिस अर्थ में संदेश दिया जा रहा है उसी अर्थ में संदेश को समझना, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब आपका आता है कम्युनिकेशन की विशेषताएं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन की विशेषताओं में, कोई भी संदेश वाहन एक व्यक्ति द्वारा संपन्न नहीं होता है। कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो एक व्यक्ति द्वारा संपन्न नहीं होता है। इसमें कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति, कम से कम दो और अधिक से अधिक कितने भी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक संदेश प्राप्तकर्ता की ओर, संदेश भेजने वाला व्यक्ति की, एक संदेश क्या होता है? प्राप्तकर्ता की ओर, और दूसरा संदेश भेजने वाले की ओर। तो दो व्यक्ति कम से कम और अधिक कितने भी, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। सेकेंड पॉइंट है, संदेश वाहन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश, विचार, भावनाओं का विनिमय किया जाता है। इसमें क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचार, भावनाओं का विनिमय किया जाता है। थर्ड आता है आपका, संदेश वाहन से लोगों में आपसी समझा बनी, सॉरी यहाँ पे आएगा, संदेश वाहन में लोगों में आपसी समझ बनी रहती है, क्योंकि व्यक्ति इसके द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुँचाता है। इसमें क्या होता है? संदेश वाहन जो है लोगों में, संदेश वाहन से क्या है? कम्युनिकेशन से क्या है? हम अगर किसी से बातचीत करते रहेंगे या फिर अगर हम टीम लीडर, एज अ टीम लीडर काम कर रहे हैं, तो हमारे टीम में जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ में अगर हम अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो उनसे, उनके बीच में जो हमारी और उनके बीच में जो संबंध है वो भी अच्छा नहीं रहेगा, और हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं रहेगी। तो वहाँ यहाँ पर यही बोला गया है कि कम्युनिकेशन से लोगों के बीच में आपसी समझ बनी रहती है, क्योंकि व्यक्ति इसके द्वारा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। क्योंकि क्या होता है? इसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। फोर्थ आपका आता है, संदेश वाहन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि व्यवसाय में संदेश प्रबंधक से कर्मचारियों को और कर्मचारियों की समस्या प्रबंधक को संवाहित होता है। इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक व्यवसाय में, एक बिजनेस में क्या होता है कि जो संदेश होता है वो संदेश प्रबंधक से कर्मचारियों को और कर्मचारियों की समस्या प्रबंधक को हमेशा संवाहित होती ही रहती है। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट आपका आता है, संदेश का प्रवाह या तो शब्दों में या फिर संकेतों में किया जाता है। संदेश का प्रवाह कैसे किया जाता है? या तो शब्दों में या फिर संकेतों में किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है संदेश वाहन की प्रक्रिया, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रेषक या फिर संदेश भेजने वाला। प्रेषक वह व्यक्ति है जो अपने विचारों को दूसरे को संवाहित करता है, जैसे प्रबंधक कर्मचारियों को नई योजनाओं के बारे में सूचना संवाहन करता है, उसे हम कहते हैं प्रेषक। सेकंड है संदेश, यह वह विषय वस्तु है जो प्रेषक किसी अन्य व्यक्ति को संवाहित करना चाहता है, जैसे भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण और आदेश आदि। संदेश क्या होता है? एक मैसेज, जो कि क्या है? प्रेषक क्या है? जो मैसेज पहुंचाता है, जो आपके विचारों को दूसरे तक संवाहित करता है। तो संदेश क्या है? संदेश एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा फीलिंग है या भावनाएं हैं, विचार है, दृष्टिकोण है, जिसे क्या करता है? प्रेषक एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति तक संवाहित करना चाहता है, उसे हम संदेश कहते हैं। थर्ड आपका आता है संदेश बंधता। इसके अंतर्गत प्रेषित संदेश को संदेश चिन्हों में बदलता है। इसमें क्या होता है? पहले आपका जो संदेश आता है उसको संदेश चिन्हों में बदलता है, उसके बाद में उसे आगे तक पहुंचाता है। जैसे क्या होता है? इशारों में, शब्दों में, चित्रों में व ग्राफ आदि में। कहने का क्या मतलब है कि हमें किसी को मैसेज देना है तो हम उस मैसेज को डायरेक्टली वहाँ पे ना पहुँचाकर उसमें कुछ चेंजेस करना, उसको ग्राफ में ट्रांसफ़र करना, इशारों में या शब्दों में या फिर चित्रों में ट्रांसफ़र करना, उसके बाद में उस मैसेज को पहुँचाना, तो उसे हम कहते हैं संदेश बंधता। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट आपका आता है माध्यम संचारण। कोई भी संदेश बिना माध्यम के संवाहित नहीं किया जा सकता। संदेश कई माध्यमों के द्वारा संवाहित किया जा सकता है। संदेश क्या है? वो बिना माध्यम के संवाहित नहीं कर सकते। हमें संदेशों को अगर पहुंचाना है तो हम उसे किससे पहुंचा सकते हैं? संवाहित किससे कर सकते हैं? माध्यमों से कर सकते हैं, जैसे कि पत्र लिखकर कर सकते हैं, टेलीविज़न के द्वारा कर सकते हैं, मेल के द्वारा, संकेतों द्वारा, या फिर वार्तालाप जो बात हम करते हैं उसके द्वारा। इन सब चीज़ों के द्वारा हम संदेश को संवाहित कर सकते हैं। फिफ्थ आता है आपका प्राप्तकर्ता, जो संदेश को प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं प्राप्तकर्ता। सेवंथ संदेशवाचक।
इसके अंतर्गत संदेश को संक्षेप में किया जाता है जो कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जा सके। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपका संदेश आता है उसको संक्षेप में लिखा जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो संदेश प्राप्त कर रहा है उस प्राप्तकर्ता को आसानी से संदेश समझ में आ जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट 7th पॉइंट है आपका वापस जानकारी अथवा प्रतिपुष्टि करना। यह संदेश प्रक्रिया की सबसे अंतिम क्रिया है जिसमें संदेश प्राप्तकर्ता से प्रतिपुष्टि पाई जाती है, जो यह निर्धारित करती है कि संदेश प्राप्तकर्ता को उसी रूप में मिल गया है जिस रूप में प्रेषक द्वारा भेजना चाहता था। इसमें क्या होता है, ये देखा जाता है कि जो संदेश प्रेषक के द्वारा भेजा गया है क्या संदेश उसी रूप में प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुआ है या नहीं, जिसे हम कहते हैं वापस से जानकारी तथा प्रतिपुष्टि करना। अब आपके आते हैं संदेश वाहन के प्रकार, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है अनौपचारिक संदेश वाहन और फर्स्ट पॉइंट आपका आता है औपचारिक संदेश वाहन एंड सेकंड पॉइंट आपका आता है अनौपचारिक संदेश वाहन। औपचारिक संदेश वाहन क्या होता है? औपचारिक संदेश वाहन से अभिप्राय संदेश प्रवाह की उस व्यवस्था से है जिसमें संदेश का प्रवाह सोपानिक श्रृंखला में या प्रबंध द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। औपचारिक संदेश वाहन क्या होता है? औपचारिक संदेश वाहन वह होता है जो हम संदेश का प्रवाह जो है सोपानिक श्रृंखला में करते हैं या फिर प्रबंध द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाता है, उसे हम कहते हैं औपचारिक संदेश वाहन। अब आपके औपचारिक संदेश वाहन की कुछ विशेषताएं आती हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है लिखित व मौखिक। इसमें क्या है, औपचारिक संदेश वाहन या तो लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट औपचारिक संबंध, इसमें क्या है, औपचारिक संदेश का प्रभाव प्रबंध के द्वारा स्थापित औपचारिक संबंध में ही किया जाता है, जिसे हम कहते हैं औपचारिक संबंध। थर्ड है निश्चित पद, इसमें क्या होता है, औपचारिक संदेश का प्रभाव एक निश्चित पद में किया जाता है, जैसे प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को योजना की जानकारी देना, जिसे हम कहते हैं निश्चित पद में करना। फोर्थ आपका आता है संगठनात्मक संदेश। इसके अंतर्गत केवल संगठनात्मक संदेशों का ही प्रवाह जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल संगठनात्मक जो संदेश होते हैं उनका ही प्रवाह जाता है या फिर जा सकता है। कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह का संदेश को प्रेषित नहीं कर सकता। इसमें क्या है, कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के संदेश को प्रेषित नहीं कर सकता है, जिसे हम कहते हैं संगठनात्मक संदेश। अब आपका आता है औपचारिक संदेश वाहन के कुछ लाभ, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है औपचारिक संदेश वाहन की प्रक्रिया में अधिकारियों के पद की गरिमा सुरक्षा होती है। जिसमें क्या होता है, अधिकारियों की जो पद की गरिमा होती है वह सुरक्षा की होती है, क्योंकि औपचारिक संदेश वाहन प्रक्रिया में संदेश का प्रवाह अधिकारियों व अधीनस्थों के बीच एक व्यवस्थित क्रम में होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका संदेश वाहन होता है, औपचारिक संदेश वाहन की जो प्रोसेस होता है वो संदेश का प्रवाह अधिकारियों व अधीनस्थों के बीच में एक व्यवस्थित क्रम में होता है। सेकंड आपका आता है औपचारिक संदेश प्रवाह में संदेश स्पष्ट व प्रभावपूर्ण रूप में होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो संदेश होते हैं वो आपके स्पष्ट व प्रभावपूर्ण रूप में होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आता है अधिकारियों से अधीनस्थ के बीच सूचनाओं को व्यवस्थित करना। ये उसके कुछ लाभ थे। अब हम पढ़ते हैं औपचारिक संदेश वाहन की कुछ सीमाएं, जिसमें आपका आता है औपचारिक संदेश वाहन में कई सूचनाओं जैसे संदेश योजनाओं आदि का प्रवाह एक निश्चित क्रम में करना होता है, जिसमें कर्मचारियों व अधिकारियों पर कार्य का अधिक बोझ रहता है। इसमें क्या होता है कि जो योजनाएं होती हैं, जो संदेश होती हैं, उनका प्रवाह एक निश्चित क्रम में करना होता है, जिससे कि क्या होता है आपके कर्मचारियों और अधीनस्थों के बीच में कार्य का भी अधिक बोझ हो जाता है। सेकंड आपका आता है औपचारिक संदेश वाहन में सूचनाओं का स्वरूप भी बदलने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें जो संदेश होते हैं वो संदेश भेजने का मार्ग अधिक लंबा होता है। इसमें क्या होता है, आपके जो औपचारिक संदेश होते हैं वो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे के चौथे के पास ऐसे जाता है, तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है ये भी संभावना होती है कि ऊपर से आपको कुछ मैसेज दिया हो, लास्ट तक आते आते वो मैसेज आपका चेंज हो जाए। थर्ड एंड लास्ट है आपका औपचारिक संदेश वाहन में कर्मचारियों के सुझावों को अनदेखा कर दिया जाता है। अब आपके आते हैं औपचारिक संदेश वाहन के कुछ प्रकार, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है लंबवत संदेश वाहन, मतलब लंबा संदेश वाहन, जिसमें क्या होता है फर्स्ट नीचे की ओर अथवा अधोमुखी संदेश वाहन। इसमें आदेश, नियम, सूचनाओं, नीतियों व निर्देश का संवाहन किया जाता है अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर, जिसे हम कहते हैं लंबवत संदेश वाहन। सेकंड पॉइंट आपका ऊपर की ओर अथवा ऊर्ध्वमुखी संदेश वाहन। इसमें प्रतिक्रियाएं, प्रतिवेदन, शिकायतें आदि का प्रवाह अधीनस्थों से अधिकारियों की ओर जाता है। ये दोनों आपके किसके अंदर आते हैं, लंबवत संदेश वाहन के
अंदर आते हैं। सेकंड आपका है समतल संदेश वाहन, जो कि एक स्तर के दो व्यक्तियों में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समतल संदेश वाहन। अब आपका आता है औपचारिक संदेश वाहन के जाल। इसके कुछ जाल होते हैं। औपचारिक संदेश वाहन के क्या होते हैं, कुछ जाल होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है श्रृंखला संदेश वाहन। वो क्या होता है, इसमें संदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला संदेश वाहन। सेकंड आपका आता है चक्रीय संदेश वाहन। इसमें क्या होता है, इसमें एक केंद्र से संदेश का प्रवाह सभी को किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक सर्कल बना होता है और उसका एक केंद्र बिंदु होता है, वहाँ से संदेश का प्रवाह सबको किया जाता है। इसे हम कहते हैं चक्रीय संदेश वाहन। थर्ड आपका आता है घूमता हुआ संदेश वाहन। इसमें एक समूह में एक व्यक्ति अपने से निकट के व्यक्तियों को संदेश का प्रवाह करता है, जिसे हम कहते हैं घूमता हुआ संदेश वाहन। क्या होता है, एक सर्कल बना रहता है और इसमें सभी व्यक्ति खड़े रहते हैं। तो समझ लो कि एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाना, दूसरे से तीसरे के पास जाना, तो वो घूमता हुआ जाता है, जिसे हम कहते हैं घूमता हुआ संदेश वाहन। फोर्थ आपका आता है मुक्त प्रवाह संदेश वाहन। इसमें क्या होता है, इसमें संदेश जाल में एक समूह के विभिन्न सदस्य एक दूसरे से संदेश का प्रवाह किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप्स में बहुत सारे लोग हैं, तो उनका कोई क्रम निर्धारित नहीं होता, वो एक संदेश को किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, जिसे हम कहते हैं मुक्त प्रवाह संदेश वाहन। फिफ्थ एंड लास्ट आपका आता है अधोमुखी वी संदेश वाहन। इसमें क्या होता है, इस संदेश में प्रवाह एक अधीनस्थ को अपने बॉस के बॉस से प्रत्यक्ष बात करने की अनुमति होती है। इसमें क्या होता है कि एक संदेश जो प्रवाह होता है उसको अपने अधीनस्थ को अपने बॉस से डायरेक्टली बात करने की अनुमति होती है, जिसे हम कहते हैं अधोमुखी वी संदेश वाहन। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संदेश वाहन, जिसमें आपका अनौपचारिक संदेश वाहन क्या होता है, यह संदेश व्यवस्था किसी अधिकारी द्वारा नहीं अपितु किसी संस्था के सदस्यों में आपसी मित्रता, विवेक, सुझाव आदि के कारण स्थापित होता है, जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक संदेशवान। अनौपचारिक संदेशवान क्या होता है, ये किसी व्यवस्था या किसी अधिकारी के द्वारा नहीं बनता, ना ही किसी संस्था के सदस्यों के द्वारा, बल्कि ये कैसे बनता है, आपसी मित्रता हो गए, विवेक हो गया, सुझाव हो गया, इन सभी चीज़ों से स्थापित होता है, जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक संदेशवाहन। अब आपके आते हैं अनौपचारिक संदेश वाहन की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, यह व्यवस्था किसी संस्था में उनके सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों के कारण स्थापित होती है, जैसे मित्रता, सहयोग, सहज भाव के कारण। कहने का क्या मतलब है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनका एक ग्रुप्स बना होता है, तो ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्थापित नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि उस ग्रुप के थ्रू ही इस अनौपचारिक संदेश वाहन को बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक संदेश वाहन। सेकंड आपका आता है अनौपचारिक संदेश वाहन में कार्य व व्यक्ति दोनों से संबंधित संदेश का प्रवाह होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्य से संबंधित और व्यक्ति से संबंधित, दोनों से संबंधित क्या होता है, अनौपचारिक संदेश वाहन या फिर संदेश का प्रवाह होता है। थर्ड पॉइंट आपका आता है, इसमें क्या होता है, इसमें अफवाह व गलत फहमियों, जो अफवाह फैली होती है, अफवाह व गलत फहमियों की संभावना होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों का दायित्व निर्धारण नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें अफवाह और गलत फहमियाँ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या है, व्यक्तियों का जो दायित्व होता है वो निर्धारित नहीं किया जाता है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आपका आता है, इसमें सूचना शीघ्र प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सूचना होती है वो शीघ्र प्रभावित होती है। अब आपके आते हैं अनौपचारिक संदेश वाहन के लाभ, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है संदेश का शीघ्र प्रभाव तथा प्रभावपूर्ण संदेश वाहन। इसमें क्या होता है, आपके जो मैसेजेस हैं वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और बहुत प्रभावपूर्ण होते हैं। सेकंड, इसके अंतर्गत सभी को अपनी बात कहने के लिए खुला वातावरण उपलब्ध होता है। इसमें क्या होता है, सभी फ्री होते हैं, फ्री इन्वायरमेंट होता है कि वो आराम से बहुत आसानी से अपनी बात कह सकते हैं। थर्ड, अनौपचारिक संदेश वाहन से सभी अधिकारियों व अधीनस्थों में अच्छे संबंध बने रहते हैं। इससे क्या होता है, अधिकारियों व अधीनस्थों के बीच में अच्छे संबंध बने रहते हैं। फोर्थ, इसके अंतर्गत समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान शीघ्र किया जाता है, क्योंकि संदेश का प्रवाह जितनी शीघ्रता से होगा उतनी ही शीघ्रता से निर्णय भी लिए जाएंगे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है आपका, कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि अनौपचारिक संदेश वाहन में कर्मचारी अधिकारियों से विचार विमर्श कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संदेश वाहन की कुछ सीमाएं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, क्योंकि अनौपचारिक संदेश वाहन में संदेश का प्रवाह एक निश्चित
क्रम में नहीं होता, इसीलिए संदेश व्यवस्थित क्रम में उपलब्ध नहीं होता है। सेकंड, इसके अंतर्गत दायित्व निर्धारण नहीं किया जाता, इसमें दायित्व को निर्धारण करना बहुत कठिन हो जाता है। एंड थर्ड, अनौपचारिक संदेश वाहन में संदेश कम विश्वसनीय होता है, इसमें जो संदेश पाए जाते हैं वो कम ट्रस्टेबल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंगूरी लता जाल, जिसमें क्या आता है, अंगूरी लता जाल क्या होता है आपका, इससे अभिप्राय उन प्रकारों से है जिसके द्वारा अनौपचारिक संदेश वाहन का कार्य किया जाता है। अंगूरी लता जाल क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, जो अनौपचारिक संदेश वाहन का कार्य है वो किया जाता है, जिसे हम कहते हैं अंगूरी लता जाल। अब अंगूरी लता जाल के प्रारूप अंगूरी लता जाल के कुछ प्रारूप होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है एकल रीति। इसमें एक व्यक्ति अपने किसी विश्वसनीय जानकार को संदेश का प्रवाह करता है और इसी प्रकार के संदेश देने की क्रिया की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति अपने किसी विश्वसनीय जानकार को संदेश को प्रवाह करता है, संदेश को देता है और इसी प्रकार संदेश की जो क्रिया है वो की जाती है, जिसे हम कहते हैं एकल रीति। सेकंड है आपका गपशप श्रृंखला। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत संदेश एक दूसरे से गपशप करते हुए बातें करते हैं, जैसे कि हम सभी फ्रेंड सर्कल में बैठकर बातें करते हैं तो उसे हम गपशप कहते हैं, वैसे ही ये गपशप श्रृंखला होती है। थर्ड, प्रायिकता। इसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों को संवाह करने के लिए तटस्थ रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति दूसरों को अपने विचारों को संवाह करने के लिए तटस्थ रहता है, मतलब वो वहाँ पे उपस्थित रहता है, अर्थात वह अपने विचारों को उसके पास स्थिति किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, उसके पास स्थित कोई भी व्यक्ति जो होता है उनको दे सकता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या है, अपने विचारों को उसके पास में जो भी व्यक्ति स्थित होगा उनको दे सकता है, जिसे हम कहते हैं प्रायिकता। फोर्थ आपका आता है गुच्छा भीड़ भाड़। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने अनुसार किसी भी चयनित व्यक्ति को अपने संदेशों का प्रवाह कर सकता है। इसमें क्या है कि एक भीड़ में वो खड़ा हुआ और वो अपने मैसेज को देना चाहता है, तो वो उस भीड़ में किसी को भी अपना मैसेज दे सकता है, जिसे हम कहते हैं गुच्छा या फिर भीड़ भाड़। अब हम आगे पढ़ेंगे संदेश वाहन के माध्यम, जिसमें क्या आता है आपका, फर्स्ट है मौखिक, सेकेंड है लिखित और थर्ड है सांकेतिक। उसके बाद आता है प्रभावी संदेश वाहन की कुछ बाधाएं। इसमें क्या है, प्रभावी संदेश वाहन की कुछ बाधाएं पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट आपका आता है भाषा संबंधित बाधाएं। भाषा संबंधित बाधाएं क्या होती है, संदेश वाहन में संदेश भेजते समय जब संदेश के चित्रों, चिन्हों व शब्दों का गलत अर्थ, व्याख्या, अनुमान व विपरीत अर्थ से समझ आता है तो वह भाषा संबंधित बाधाएं कहलाती हैं। कहने का क्या मतलब है, जो आपने संदेश भेजे हैं तो संदेश भेजते समय जब संदेश के चित्रों, चिन्हों व शब्दों का गलत अर्थ निकलता है या व्याख्या या अनुमान विपरीत अर्थ में समझा जाता है तो उसे हम कहते हैं भाषा से संबंधित बाधाएं। मतलब क्या है कि हमने कोई मैसेज बहुत अच्छे से भेजा है लेकिन उसका जो अर्थ है वो बहुत गलत निकल रहा है या बहुत विपरीत समझ में आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि भाषा से संबंधित वहाँ पे हमारे को बाधाएं आ रही हैं। नेक्स्ट आता है आपका भाषा से संबंधित बाधाएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या बाधाएं आती हैं वो देखते हैं हम। फर्स्ट आपकी आती है संदेशों की गलत व्याख्या। इसमें क्या होता है, आपके जो संदेश भेजे गए हैं उनकी जो व्याख्या है वो बहुत गलत प्रकार से की गई है। भाषा के अस्पष्ट होने पर संदेश संबंधित बाधाएं आती है, जैसे शब्दों का गलत चुनाव, अभ्रद शब्द, वाक्यों का गलत क्रम आदि। इसमें क्या है कि हमने कोई मैसेज भेजा, उसमें गलत लैंग्वेज यूज़ कर दी है, उसमें उल्टे वर्ड यूज़ किए, अभ्रद वर्ड यूज़ किए, या फिर जो वाक्य हैं हमने डाले हैं जो वो गलत हैं, तो उसे हम कहते हैं संदेश की गलत व्याख्या। सेकेंड आपका आता है भिन्न अर्थों वाले चिन्ह का अथवा शब्द। इसमें क्या होता है, कई बार एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिससे संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश को समझने में कठिनाई आती है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी को संदेश भेजते हैं तो उसमें कोई अर्थ होता है, एक जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है तो उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, उसमें एक वर्ड का फ़र्क होता है। तो वैसे ही क्या होता है, अगर आपने कोई वर्ड लिखा है उसमें और उसका जो अर्थ है आपने जो सोचा वो ना निकल कर कुछ और निकल रहा है, तो उसमें क्या होता है, संदेश प्राप्त करने वाले को उसको समझने में कठिनाई आती है। जैसे मूल्य शब्द, जिसके कई अर्थ हैं। आज कंप्यूटर शिक्षा का अधिक मूल्य है, महत्व, मोबाइल का मूल्य है, कीमत, जैसे कि हमारे वर्ड है। आज हम अगर सब समझेंगे तो कंप्यूटर शिक्षा का अधिक मूल्य है, तो उसका क्या है, उसका सिंपल सा मीनिंग निकलता है महत्व। और सेकंड क्या हमारा हो गया, मोबाइल का मूल्य, तो उसमें हम सीधा क्या पूछेंगे, प्राइस। तो ऐसे ही अगर उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि समझने में कठिनाई आती है या फिर संदेश प्राप्तकर्ता जो होता है उसको समझ नहीं पाता है, तो उसे हम कहते हैं भिन्न अर्थों वाले चिन्ह अथवा शब्द। थर्ड आपका आता है त्रुटिपूर्ण अनुवाद, जिसमें क्या होता है, जब अधिकारियों द्वारा भेजे गए संदेश
का अधीनस्थों द्वारा गलत अनुवाद में समझा जाता है तो वह त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित बाधाएं कहलाती है। इसमें क्या है, अधिकारियों द्वारा जब संदेश भेजे जाते हैं तो अधीनस्थों द्वारा उसको गलत अनुवाद में समझा जाता है तो उसे हम कहते हैं त्रुटिपूर्ण अनुवाद। फोर्थ आपका आता है अस्पष्ट मान्यताएं, जिसमें क्या है आपका, कई बार संदेश भेजने वाला यह मानकर चलता है कि संदेश प्राप्तकर्ता को आधारभूत बातें पता ही नहीं है, जिसके कारण वह कुछ जानकारियां प्राप्तकर्ता को संवाद ही नहीं करता, जिससे संदेश में बाधाएं उत्पन्न आती हैं। कहने का क्या मतलब है कि आपने संदेश भेज दिया, अब संदेश भेजने के बाद में क्या होता है कि जो संदेश प्राप्तकर्ता को आधारभूत बातें पता ही नहीं है, जो संदेश प्राप्त कर रहा है उसको जो आधारभूत बातें वो उसे पता ही नहीं है, जिसका जो उनका जो मतलब होता है उसे पता ही नहीं है, जिसके कारण क्या है उसको जानकारी तो प्राप्त हो जाती है लेकिन जानकारियों को प्राप्त होने के बाद भी वो संदेश को ठीक से नहीं समझ पाता है, जिससे क्या होता है उसमें उसको बाधाएं उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं अस्पष्ट मान्यताएं। अब आपका फिफ्थ पॉइंट आता है अर्थहीन तकनीकी भाषा, जिसमें क्या होता है कई बार संदेश में तकनीकी भाषाओं का उपयोग करने से भी संदेश वाहन में बाधाएं आती हैं, क्योंकि कई व्यक्तियों को इनका ज्ञान नहीं होता है। जब हम मैसेजेस भेजते हैं, अगर हम मेल करते हैं या कंप्यूटर से मैसेज टाइप करें तो उसमें क्या होता है हम तकनीकी भाषा का यूज़ कर लेते हैं। तो उन तकनीकी भाषा, जैसे हम व्हाट्सएप में सिंबल्स यूज़ करते हैं तो उन सिंबल्स का मतलब अगर कुछ लोगों को नहीं पता है, आइकन्स का मतलब, सिंबल्स का मतलब या इमोजीज का मतलब किसी को नहीं पता है तो सामने वाला उस मैसेज का गलत मतलब समझ लेगा, तो वहाँ पर क्या होता है आपको कुछ बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अब हम समझते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होती हैं। पहले तो हम ये समझते हैं किसी भी संदेश वाहन की प्रक्रिया में दोनों पक्ष के पक्षकारों की मानसिक स्थिति भी संदेश में बाधा ला सकती है। इसीलिए संदेश वाहन की प्रक्रिया में दोनों पक्षकारों की मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है, मनोवैज्ञानिक बाधाओं का मतलब ये होता है कि मैंने मैसेज आपको सेंड किया, सपोज मैंने आपको मैसेज सेंड किया और आपने मैसेज रिसीव किया। अब मेरी जो मेरी जो मेंटली सोच है और आपकी जो मेंटली सोच है, अगर वो दोनों ही डिफरेंट है तो क्या होगा, मैंने मैसेज तो आपको बहुत अच्छे तरीके से किया और बहुत अच्छा सोच के किया लेकिन आपने उसका डिफरेंट मीनिंग निकाल लिया, तो उससे क्या है दोनों को समझने में डिफरेंट हो जाएगा, जिससे क्या है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मैसेज भेजने में क्या है कि जिसने मैसेज भेजा है वो और जिसने मैसेज रिसीव किया है वो, दोनों की ही जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो ठीक होनी चाहिए, तभी आपका मैसेज ठीक होगा, नहीं तो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट, समय से पूर्व मूल्यांकन। कई बार संदेश प्राप्तकर्ता सूचना के पूरा हुए बगैर ही उस संदेश का अर्थ निकालने लगता है, जिसके कारण सूचना भेजने वाले के उत्साह में भी कमी आती है और संदेश का भी गलत प्रभाव निकलता है। कहने का क्या मतलब है कि सपोज अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को मैसेज भेज रहे हैं या मैसेज व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे हैं, सपोज सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं, आपने आधा मैसेज लिख दिया और आधा आप टाइप ही कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस आधे मैसेज को पढ़ते ही उसका गलत मतलब निकाल लिया, जबकि आप उसको वैसा कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। उसे हम कहते हैं समय से पूर्व मूल्यांकन करना, जिससे क्या होता है भेजने वाले का जो प्रोत्साहन होता है, उत्साह होता है, वो भी कम हो जाता है और संदेश जिसे भेजा जा रहा है उसको समझने में भी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं। सेकेंड पॉइंट आता है ध्यान की कमी। इसमें क्या होता है, संदेश वाहन की प्रक्रिया में कभी कभार संदेश प्राप्तकर्ता संदेश भेजने वाले की बातों पर ध्यान नहीं देता है, वह कुछ और ही सोच विचार में लगा रहता है, जिससे संदेश वाहन में मनोवैज्ञानिक बाधाएं उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है कि आपने किसी को मैसेज भेजा लेकिन उसने उसको रीड किया और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पर मनोवैज्ञानिक बाधाएँ उत्पन्न होंगी। थर्ड पॉइंट आता है आपका अविश्वास। तो इसमें क्या है, कई बार देखा जाता है कि प्रेषक प्राप्तकर्ता से विश्वास की कमी होती है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता में क्या होता है, विश्वास की कमी होती है, जिसके कारण भी वहाँ एक दूसरे की बातों का महत्व नहीं निकलता है। कहने का क्या मतलब है, आप जिसको बातें बोल रहे हैं, जिसको मैसेज भेज रहे हैं, तो उस पर आप पे ट्रस्ट नहीं है या आपका उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो दोनों में से या फिर दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, तो दोनों की ट्रस्ट में अगर कमी है तो वहाँ पर क्या होगा, आपके मैसेज का एक दूसरे पर जो महत्व है वो भी नहीं निकलेगा, एक दूसरे पर जो प्रभाव है वो भी नहीं पड़ेगा और दोनों उस चीज़ का मतलब भी कुछ और ही समझोगे, तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक अविश्वास की बाधा उत्पन्न होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संगठनात्मक बाधाएं। संगठनात्मक बाधाएं क्या होती हैं, पहले हम देखते हैं संगठनात्मक बाधाएं होती क्या है। ये बाधाएं संगठन के ढांचे से संबंधित होती हैं। ये जो बाधाएं होती हैं, संगठनात्मक जो बाधाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपके संगठन के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से संबंधित होती हैं। जैसे फर्स्ट, संगठनात्मक नीतियाँ। संगठनात्मक नीतियों के द्वारा
भी संदेश में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे किसी संगठन की यह नीति है कि संगठन में सभी संदेश लिखित रूप में प्रवाह किए जाएंगे। इसमें संगठन में संदेश का प्रवाह भी धीमी गति से होगा और प्रत्येक सूचना देने के लिए संदेश का लिखित रूप का उपयोग करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नीति बनी हुई है, एक रूल बना हुआ है कि वहाँ पे जितने भी मैसेज दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे, लिखित रूप में दिए जाएंगे। तो उससे क्या होता है, आपका जो मैसेज है वो भी लेट जाएगा और उसकी जो गति है, स्पीड है, वो भी कम हो जाएगी। और उसके बाद में उसका जो उपयोग है, आपको वहाँ पे लिखित रूप से उसका टाइपिंग का भी उपयोग करना पड़ेगा और वहाँ पे आपका टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की नीतियाँ जिसमें इस प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। सेकंड आपका आता है नियम व अधिनियम। संदेश वाहन की विषय सामग्री व माध्यम को निश्चित करके भी संगठन में संदेश में बाधा उत्पन्न करता है। क्या होता है, संदेश वाहन की विषय सामग्री व माध्यम, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोला गया है कि अगर आपको मैसेज देना है तो इस टाइप से देना है। सपोज आपको एक पैम्फलेट के थ्रू देना है या एक लेटर के थ्रू देना है, तो वहाँ पे एक नियम रूल होता है कि आपको मैसेज ऐसे ही देना है। उसमें क्या क्या सामग्री और आपका माध्यम होता है कि आपको इंग्लिश में ही देना है या हिंदी में ही देना है। तो कुछ लोगों को वहाँ पे हिंदी समझ में आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आती है। तो अगर आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बाधा उत्पन्न होगी। जैसे क्या है, संगठन के नियम अनुसार किसी भी संदेश को भेजने के लिए कंप्यूटर का ही उपयोग करना होगा। इससे छोटे छोटे से संदेश को भेजने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोला गया कि आपको छोटा सा छोटा मैसेज भी अगर किसी को देना है, किसी एम्प्लॉय को देना है, किसी को भेजना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का यूज़ करना होगा। तो आप क्या करेंगे, दो लाइन का मैसेज भेजने के लिए किसी को उसका मतलब उसको सेंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको कंप्यूटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें आपका टाइम भी जाएगा और उसका जो प्रोसेस है वो भी लंबा हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली उस मैसेज को भेजते तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो संगठनात्मक बाधाएं में दूसरी बाधा ये आती है। थर्ड पॉइंट आपका आता है संगठनात्मक ढांचे में जटिलता, मतलब स्ट्रक्चर में जटिलता। इसमें क्या होता है, किसी संगठन के संदेश वाहन की कुशलता उसके संगठनात्मक ढांचे पर भी निर्भर करती है। कहने का क्या मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के संदेश वाहन की जो कुशलता होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करती है। यदि किसी संगठन में अधिक प्रबंधकीय स्तर होंगे तो संदेश पहुंचाने में भी अधिक समय लगेगा और सूचना के प्राप्तकर्ता तक पहुंचने तक उसका अर्थ भी बदल जाने की संभावना होगी। कहने का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आपको मैसेज को उस स्ट्रक्चर के थ्रू भेजना है। तो आपने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया और लास्ट स्टेप पर आपको मैसेज भेजना है जहां पर आपका प्राप्त करता है। तो वहां तक मैसेज आते आते उसको टाइम भी लगेगा और हो सकता है बीच में वो मैसेज आपका चेंज भी हो जाए। तो वहाँ पर इस तरीके की समस्या भी देखी जाती है जिसे हम कहते हैं संगठनात्मक ढांचे में जटिलता। फोर्थ आपका आता है संगठनात्मक सुविधाएं, जिसमें क्या होता है, कई बार संगठन में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण भी संदेश वाहन में समस्या उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिससे क्या है उसमें समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कर्मचारियों के लिए किसी भी शिकायत बॉक्स का ना होना। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कर्मचारियों के लिए शिकायत बॉक्स नहीं बनवाया तो वो अपनी शिकायतों को कैसे डालेंगे, कैसे बोलेंगे, या फिर कर्मचारियों व अधिकारियों के संदेश में असमंजस की स्थिति ला सकता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कर्मचारियों के लिए एक शिकायत बॉक्स जिसे कहते हैं वो नहीं बनाया तो वो शिकायत किसको देंगे, अपनी किसको बोलेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। सेकंड, कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच में जो संदेश है वो आज असमंजस स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कैसे, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है वो उनको नहीं बता सकते और मैसेज बॉक्स वहाँ पे है नहीं, तो दोनों के बीच में जो स्थिति है, जो संबंध है वो भी असमंजस बन जाएगी। तो इस प्रकार की भी समस्या वहाँ पे देखी जाती है। अब आपकी आती है फोर्थ, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत बाधाएं। व्यक्तिगत बाधाएं क्या होती हैं, जब संदेश वाहन में बाधाएं किसी पक्ष के पक्षकार द्वारा उसके किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से होती है तो उन बाधाओं को व्यक्तिगत बाधाएं कहते हैं। व्यक्तिगत बाधाएं क्या होती है, जब संदेश वाहन में बाधाएं किसी पक्ष के पक्षकार द्वारा उसके किसी व्यक्ति के कारण की वजह से होती है तो उन बाधाओं को हम कहते हैं व्यक्तिगत बाधाएं। इसके उदाहरण में क्या आता है, फर्स्ट आपका आता है अधिकारियों को चुनौती का भय। इसमें क्या है, संगठन में प्रत्येक व्यक्ति ऊंचे पद पर बने रहने के लिए अपनी कमजोरियों को छिपाता रहता है।
छिपाता रहता है और अपने विचारों को खुलकर दूसरों के सामने नहीं रखता है, जिसके कारण भी संदेश में बाधा होती है। कहने का क्या मतलब है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एक हाईएस्ट पोस्ट मिली हुई है तो आप सोचेंगे मैं इतनी रेपुटेटेड पोस्ट पर हूँ और मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, तो मैं क्या करूँगा, उनको छुपाऊंगा। कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, मैं उनको छुपाऊंगा, क्योंकि मैं एक इतनी रेपुटेटेड पोस्ट पर हूँ। अगर मैं अपनी कमजोरियों और कमियों को बताऊंगा तो हो सकता है मेरा मजाक बनाया जाए, या फिर हो सकता है मुझे उस पोस्ट से हटा दिया जाए। तो वहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पे क्या है, आप अपने विचारों को खुलकर दूसरे के सामने नहीं रख सकते, जिसके कारण क्या है, संदेश में बाधा रहती है। सेकंड आपका आता है अधीनस्थों में विश्वास की कमी। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में उच्च अधिकारियों की यह मान्यता रहती है कि अधीनस्थों में कम योग्यता होती है, जिसके कारण वे कई बार सूचनाओं का प्रवाह अधीनस्थों को करते ही नहीं है। फलस्वरूप कर्मचारियों के उत्साह में भी कमी आती है। कहने का क्या मतलब है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी मान्यता ये रहती है कि अधीनस्थों में जो योग्यता है वो कम होती है, जिसके कारण वे कई बार सूचनाओं का प्रवाह अधीनस्थों को करते ही नहीं है, जिससे क्या है, कर्मचारियों के उत्साह में भी कमी आती है। आपका थर्ड पॉइंट आता है विचार विनिमय की अनिच्छा। कई बार कर्मचारियों द्वारा ही संदेश का प्रवाह अधिकारियों को नहीं किया जाता, इसके कारण होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि कई बार कर्मचारियों द्वारा जो संदेश का प्रवाह होता है वह अधिकारियों को नहीं किया जाता, इसके कई कारण होते हैं। जैसे कि क्या है, कर्मचारियों में कम आत्मविश्वास होना, सूचना की स्पष्टता की जानकारी ना होना, इन सभी की वजह से क्या होता है, संदेश वाहन के द्वारा संदेश का जो प्रवाह है, कर्मचारियों के द्वारा जो संदेश का प्रवाह है वह अधिकारियों को नहीं किया जाता, इससे विचार विनिमय की अनिच्छा उत्पन्न होती है। फोर्थ पॉइंट है उपयुक्त प्रोत्साहन की कमी। संदेश वाहन में अधीनस्थों को भी अहम भूमिका होती है। संदेश वाहन में क्या, अधीनस्थों की जो होती है वो अहम भूमिका होती है, परंतु यदि अधीनस्थों में प्रोत्साहन की कमी है तो वे किसी भी संदेश को भेजने में हिचकिचाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि संदेश वाहन में अधीनस्थों की जो भूमिका होती है वो बहुत अहम होती है, लेकिन अगर उन अधीनस्थों में प्रोत्साहन की कमी होती है तो वो किसी भी संदेश को भेजने में क्या होता है, बहुत हिचकिचाते हैं, जिससे क्या होता है, संदेश वाहन की प्रक्रिया अप्रभावी हो जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संदेश वाहन की बाधाओं को दूर करने के कुछ उपाय। क्या है, संदेश वाहन की बाधाओं को दूर करने के उपाय, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संदेश वाहन। संदेश वाहन में बाधाओं को दूर करने के लिए सर्वप्रथम यह निश्चित करना चाहिए कि संदेश वाहन प्राप्तकर्ता के अनुसार हो। जो व्यक्ति तकनीकी शब्दों से अपरिचित है उससे संवाद करते समय तकनीकी शब्दों का उपयोग कम करें। कहने का क्या मतलब है, हमें ये देखना है कि अगर जिसे हम मैसेज कर रहे हैं तो उस प्राप्तकर्ता के अनुसार हमें मैसेज लिखना चाहिए। हमें ये समझना है कि उसको कौन सी लैंग्वेज में मैसेज जाएगा, कौन सी तकनीकी शब्दों का यूज़ किया जाए, उसको कौन से वाक्यों में मैसेज दिया जाए, या डायग्राम्स में दिया जाए, चित्र में दिया जाए, ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से मैसेज को समझेगा। हमें उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज को तैयार करना चाहिए, जिससे क्या है, हम समस्याओं को कम कर सकते हैं। सेकंड आएगा संदेश वाहन से पूर्व विचारों को स्पष्ट करना। जब हम संदेश वाहन में क्या करते हैं, अगर हम संदेश भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो उससे पहले हमें विचारों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, संदेश वाहन में प्रेषक को अपने संदेश भेजने का उद्देश्य मालूम होना चाहिए ताकि संदेश भेजने में कोई समस्या ना आए। अगर कोई प्रेषक संदेश भेज रहा है तो उसको संदेश भेजने से पहले क्या करना चाहिए, उसके उद्देश्य को मालूम कर लेना चाहिए, उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, स्पष्ट रूप से पूर्व विचार कर लेने चाहिए, उसके बाद उसको संदेश भेजना चाहिए, जिससे कि संदेश में कोई समस्या ना आए। फोर्थ पॉइंट है संदेश की भाषा, शब्द, विषय वस्तु के प्रति सचेत रहना। संदेश भेजने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस भाषा का शब्द का उपयोग कर रहा है उससे संदेश प्राप्तकर्ता को कोई ठेस ना पहुंचे और वह अधिक तकनीकी शब्दों का उपयोग ना करे, जिससे क्या है, वो आसानी से उसको समझ सकता है, उसका गलत मीनिंग नहीं निकालेगा और उसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचेगी। उससे क्या होगा, आपकी जो समस्या है वो कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है आपका वर्तमान तथा भविष्य के लिए संदेश वाहन। इसमें क्या है, संदेश वाहन में संदेश से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए संदेश में वर्तमान व भविष्य से संबंधित जानकारियों को भी देना चाहिए ताकि संदेश में समानता बनी रहे। कहने का क्या मतलब है, जब संदेश वाहन संदेश को भेज रहा है तो उसे संदेश से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए वर्तमान, आपके भविष्य से मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से संबंधित आपको जानकारियाँ देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, संदेश में जो समानता है वो बनी रहे, तो इससे आपकी जो बाधाएं हैं वो कम हो जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट है आपका एक अच्छा श्रोता बनना। इसमें क्या है, एक संदेश वाहन प्रक्रिया में प्रेषक व प्राप्तकर्ता को अच्छा श्रोता बनना चाहिए ताकि संदेश की सभी आवश्यक जानकारियों को याद रखा जा सके। इससे भी आपकी जो कमियां हैं उनको कम किया जा सकता है, समस्याओं को
दूर किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके साथ में आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया हो और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।